पे। तुम लोग का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे लास्ट क्लास में, यस सर। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट ना। यस सर। यस सर। फर्स्ट चैप्टर तुम लोग का हो गया कंप्लीट। यस सर। यस सर। यस चलो क्वेश्चंस बना लिए उसके। यस सर। यस चलो ठीक। तो सेकंड चैप्टर में हम शायद एसिड्स के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। क्लासिफिकेशन मिनरल ऑफ, एसिड। हाँ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें सबसे पहला जो था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे किए थे? ऑकरेंस। अकेरेंस, कहाँ पे अकर होता है। तो उसके बेसिस पे हम लोग देखे थे दो टाइप के एसिड थे, एक ऑर्गेनिक एसिड या फिर, है ना, ऑर्गेनिक यस सर। सोर्सेस से जो नेचुरल एसिड जिसको बोलते हैं, नेचर से जो ऑब्टेन होता है, और दूसरा मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड जो मैन मेड लेबोरेटरी में जो प्रिपेयर होता है उसको मिनरल एसिड बोलते हैं। तो पहला तो क्लासिफिकेशन वो था। सेकंड क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन 2। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ के बेसिस पे कर रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे दो टाइप के एसिड होते हैं। सबसे पहला एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, दूसरा वीक एसिड होता है। सुने होंगे तुम लोग, कुछ कुछ एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं, कुछ कुछ वीक में होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे, ये बताओ तो। मिनरल एसिड। तो वो कैसे डिसाइड होता है कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तो सर तुम जिसका लोग को पीएच वैल्यू ज्यादा रहता है। पीएच वैल्यू ज्यादा नहीं, पीएच जितना कम होगा एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना। तो वो सब ये डिस्कस करेंगे। ज्यादा चलो वाटर में यहाँ, ज्यादा आयोनाइज्ड। हाँ ये सही डेफिनेशन है कि जो एसिड, जैसे एसिड का डेफिनेशन जो बताया गया था उसमें ये बोले थे हम लोग कि आर्हेनियस जो एसिड को डिफाइन किया था उसमें क्या था कि कोई भी सब्सटेंस अगर उसका एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं हम लोग तो H प्लस आयंस प्रोड्यूस करता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में। तो वो एसिड का कैरेक्टरिस्टिक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग उस टाइप के एसिड को बोलेंगे कि जो अपना एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, मतलब पूरा नियरली 100% आयोनाइज हो जाए। ठीक है, पूरा पूरा 100% आयोनाइज होके और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में H प्लस आयन प्रोड्यूस करे। तो अगर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है और पूरा 100% अगर वो आयोनाइज हो गया तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड को डिफाइन कर सकते हैं एन एसिड which is completely ionized, completely ionized in its aqueous solution, and produces H plus ions, is known as strong acid। समझ आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड का डेफिनेशन? और कोई भी एसिड जो है ना हम लोग देख के नहीं बता सकते कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। वो सब प्रैक्टिकली आता है, जब प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही आता है। तो एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है कि वो कितना, मतलब परसेंटेज आयोनाइजेशन उसका कितना है, वो नियरली 100% आयोनाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कितना अमाउंट ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है वो। ठीक है, तो उस पे वो प्रैक्टिकल करके देखा जाता है। तो उसके डेटा से आता है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में उसको हम लोग रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का पूछा जाए तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो ये सारे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के। मतलब इनका अगर एक्वस सॉल्यूशन तुम बनाओगे
ये पूरा पूरा 100% आयोनाइज हो जाते हैं और आयोनाइज होके H+ आयंस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जैसे HNO3 है, HNO3 का अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे HNO3 एक्वस, तो ये क्या देगा, कंप्लीटली 100% आयोनाइज हो जाएगा, H+ आयंस एक्वस और प्लस NO3- एक्वस। तो हम लोग बोलते हैं नियरली क्लोज टू 100% इसका आयोनाइजेशन होता है। तो इस टाइप के एसिड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ आ गया बात? Yes, sir. ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा वीक एसिड। वीक एसिड हम लोग किसको बोलेंगे, बोलो। जो जस्ट completely ionized नहीं। हाँ, जो पार्शियली आयोनाइज होता है, बहुत ही कम परसेंटेज में आयोनाइज होता है, ठीक है, उसको वीक एसिड हम लोग बोलते हैं। तो एन एसिड ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, विच इज partially ionized in its aqueous solution and produces a small amount of H+ ions, is called, that is known as weak acid। ठीक है, तो वीक एसिड में जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं ना, ठीक है, मोर और लेस, सारे नहीं, ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो वीक कैटेगरी में आते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल वीक एसिड का याद रखना तुम लोग, कुछ कुछ इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बहुत सारे वीक होते हैं। जैसे CH3COH है, ये कौन सा एसिड है बताओ? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ये एक वीक एसिड हो गया, ठीक है। HCOH, ये कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड, जो मिथेनोइक एसिड बताए थे, एसिटिक फॉर्मिक, ठीक है। सर H2C एसिटिक एसिड या फिर इसको इथेनोइक एसिड भी बोला जाता है, इथेनोइक एसिड, दोनों सेम नाम है। ये हो गया फॉर्मिक एसिड, या फिर इसको हम लोग मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। फिर और भी वीक का एग्जांपल देना, H2CO3 कार्बोनिक एसिड भी एक वीक एसिड है, ठीक है। ये सारे कुछ कुछ वीक एसिड्स के हमारे एग्जांपल्स हो गए। आ रहा है समझ में बात? ठीक है, ये हो गया सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा एसिड का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ के बेसिस पे कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, अगर वो एक्वस सॉल्यूशन में पूरा 100% आयनाइज हो जा रहा है तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अगर वो पार्शियली आयनाइज हो रहा है, बहुत ही कम अमाउंट में आयनाइजेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग वीक एसिड बोलते हैं, ठीक है। लिख लिया उसको, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का, ठीक है। Yes. यस चलो, अब इसके बाद एक और टर्म होता है, एक जगह एक सुने होगे ये तुम लोग, डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड, सुने हो ये? Yes, sir. यस सर। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में क्या डिफरेंस है, ये बताओ। Dilute acid weak होता है, concentrated strong। डाइल्यूट एसिड वीक होता है, कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसा कौन बोला? सर डाइल्यूट एसिड में ज्यादा H2O होता है, कंसंट्रेटेड में नहीं। एक्चुअली हम लोग डाइल्यूट, किसी भी चीज को डाइल्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं ना, तभी तो डाइल्यूट होगा, ठीक है। डाइल्यूट मिक्स्ड फॉर्म रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड ओरिजिनल। वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कंसंट्रेटेड ओरिजिनल हो। एक्चुअली देखो, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में डिफरेंस क्या है, एसिड के टर्म में अगर हम लोग बात करें तो
तो एसिड में हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड का जो कंसंट्रेशन डिसाइड होता है वो उसके हाइड्रोनियम आयन से होता है, H प्लस आयन से या H3O प्लस आयन से। ठीक है, तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन H प्लस आयन का प्रेजेंट होगा पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड, क्या बोलेंगे बताओ। अगर H कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, अगर पर एक यूनिट वॉल्यूम में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। और उसी यूनिट वॉल्यूम में अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम है तो उसको हम लोग डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। समझ आ गया डिफरेंस। डाइल्यूट को रिलेट नहीं करना, स्ट्रॉन्ग और वीक वो डाइल्यूट से डिसाइड नहीं होता है, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड से। ठीक है, कंसंट्रेटेड हम एसिड या डाइल्यूट एसिड किससे डिफाइन होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो है H प्लस आयंस या फिर H3O प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है या कम है उससे डिसाइड होता है। अगर पर यूनिट वॉल्यूम H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो वो कौन सा एसिड हो जाएगा, कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस और H3O प्लस आयंस। ठीक है, दोनों सेम चीज बताए थे तुम लोग को, H प्लस ही एक्सेस ऑफ वाटर के साथ कंबाइन करके H3O प्लस बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन जिसको बोलते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम इज वेरी हाई। ठीक है, इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। समझ आ रहा है। अब किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को हमको डाइल्यूट करना है, ठीक है, अगर कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि लैब में मेनली हम लोग डाइल्यूट एसिड ही यूज करते हैं, तो अगर हमको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, कहीं भी अगर वो स्किन पे पड़ जाएगा तो वो पूरा जल जाएगा उस जगह, समझ रहे हो। या फिर तुम लोग लैब जाते हो स्कूल में, अभी तो बंद है, प्रीवियस क्लासेस में लैब किए हो। नो सर। हाँ, तो Yes, लैब sir. जाओ, लैब जाओगे तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रहता ही है, बट उससे दूर रख, उसको यूज नहीं करने दिया जाता है क्योंकि वो अगर कहीं भी पड़ जाएगा तो तुरंत वो जल जाएगा उस जगह पूरा स्किन। और लैब में, केमिस्ट्री लैब में देखे हो कि एप्रन यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो अगर वो इनफैक्ट कपड़े पे भी गिरेगा तो वो पूरा उस जगह पे जला देगा पूरा, और स्किन पे गिरेगा तब तो समझ ही लो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसलिए मेनली कंसंट्रेटेड एसिड का यूज नहीं किया जाता है लैब में, डाइल्यूट एसिड यूज करते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड के लिए पहले कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का क्या किया जाता है, उसका डाइल्यूशन कराया जाता है। ठीक है, तो डाइल्यूशन करने के लिए कौन सा हम लोग मेथड फॉलो करते हैं, पानी में एसिड ऐड करते हैं या एसिड में वाटर ऐड करते हैं, ये बताओ। क्योंकि वाटर तो पानी ऐड में करना ही है, acid. तो फॉर द पर्पस ऑफ डाइल्यूशन क्या करना चाहिए हमको, एसिड में वाटर ऐड, ये प्रिकॉशन लैब में भी बताया जाता है। अगर डाइल्यूट करना है हमको तो ऑलवेज ऐड वाटर इन एसिड और एसिड इन वाटर, ये बताओ। एसिड इन वाटर। Acid in water. एसिड इन वाटर, वाटर इन एसिड क्यों नहीं, इसका रीजन क्या है, कोई बता सकता है। रीजन आता है किसी को, अरे हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो। हेलो, नो सर। चलो, तो देखो, डाइल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, ऑलवेज ऐड एसिड इन वाटर। ठीक है, मतलब पहले बीकर में तुम क्या ले लोगे, वाटर ले लोगे। ठीक है, जैसे ये बीकर है, इसमें हमको डाइल्यूट करना है, पहले हम लोग इसमें वाटर ले लिए। ठीक है, और ऊपर से हम लोग स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ
या स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड करते हैं। ये वाटर यहाँ ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है और ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एसिड ऐड कर रहे हैं एकदम धीरे धीरे, और कांस्टेंट इसको स्टीयरिंग करते रहते हैं हम लोग, स्टीयर करते रहोगे, मिलाते रहोगे। ये एसिड ऐड किया जा रहा है स्मॉल अमाउंट में। समझ रहे हो बात? तो ये जो प्रोसेस है ये डाइल्यूशन का प्रोसेस है। ठीक है, एसिड ऐसे ऊपर से ऐड किया जाता है और कॉन्स्टेंटली हम लोग इसको स्टीयर करते रहते हैं। कुछ यहाँ पे स्टीयरिंग करने के लिए कॉन्स्टेंटली इसको घोलते रहोगे, मिलाते रहोगे। तो ऑलवेज ऐड एसिड इन वाटर। वाटर को हम लोग कभी भी एसिड में ऐड नहीं करते हैं ऊपर से। ऐसा रीजन इसलिए, रीजन ये है कि ये जो डाइल्यूशन प्रोसेस है ना, ये बहुत ही ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आवाज आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. sir. तो डाइल्यूशन प्रोसेस जो है बहुत ही ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब डाइल्यूशन प्रोसेस में, एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व होता है इसमें। ठीक है, और विगरस प्रोसेस होता है। विगरस समझते हो? Yes, sir. क्या Harm. विगरस मतलब हार्मफुल नहीं, बहुत ही तेजी से रिएक्शन हो रहा है, बहुत ही फास्ट, स्पीडली। ठीक है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो है ही, और बहुत ही तेजी से ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि पहले पानी ले लो, उसमें हम लोग ऊपर से एसिड ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऊपर से एसिड और वाटर में अगर तुम कंपेयर करोगे, एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है एक हमारा और दूसरा वाटर है, तो डेंसिटी किसका हाई होगा? वाटर का डेंसिटी हाई होगा या कंसेंट्रेटेड एसिड का? ये बताओ। Concentrated. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का। तो जैसे ही तुम हमारा बीकर में पानी है, ऊपर से एसिड ऐड कर रहे हैं, तो जो डेंसिटी जिसका हाई होता है, तो एसिड का डेंसिटी हाई है तो वो तो नीचे जाकर सेटल होते जाएगा, होगा। Yes. और नीचे जाकर सेटल होगा तो जितना भी एनर्जी वहां पे रिलीज हो रहा होगा, वो सारा एनर्जी कहाँ पे चला जाएगा? वो पानी के अंदर जो भी रिएक्शंस होगा या प्रोसेस जो भी एक्सोथर्मिक होगा, तो वो एनर्जी जो भी रिलीज कर रहा होगा वो सारा अंदर ही रहेगा ना, पानी के नीचे। मतलब उसका बाहर निकलने के चांसेस क्या है? कम है? कम है या नहीं, ये बताओ। Yes, sir. Yes. एक सेकंड रुकना यार। हेलो, आ रहा है आवाज? Yes, sir. ठीक है, तो जैसे एसिड ऐड करोगे वाटर में, तो एसिड का डेंसिटी हाई है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का, तो जैसे ही हम लोग ऐड किए तो वो क्या हो जाएगा? डेंसिटी हाई होने की वजह से वो नीचे चला जाएगा, है ना। Yes, sir. और नीचे जाएगा तो जो भी वहां पे एनर्जी रिलीज हो रहा होगा वो सारा पानी के नीचे ही होगा, अंदर ही होगा। मतलब उसके बाहर स्प्लैश होने के चांसेस क्या है? वो कम है। ठीक है, लेकिन अगर अपोजिट सोचो तुम, कि नीचे हम लोग बीकर में एसिड ले लिया, ऊपर से वाटर ऐड कर दिया, तो अगर ऊपर से वाटर ऐड करोगे तो वाटर का डेंसिटी तो कम है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से, है ना। तो जो जो भी पानी तुम ऐड करोगे वो तो ऊपर ही रह जाएगा, सरफेस पे ही रहेगा, रहेगा या नहीं? Yes, sir. Yes. और ये जो प्रोसेस है बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और बहुत ही विगरस होता है, बहुत ही फास्ट होता है। तो जैसे ही पानी उसके कांटेक्ट में आएगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के कांटेक्ट में, तो वो क्या होगा? सरफेस पे ही होगा, तो उसके चांसेस क्या हैं?
स्प्लैश करने के चांसेस क्या बहुत ज्यादा हो जाएगा या नहीं होगा? और अगर वह स्प्लैश किया तो हमारे बॉडी पार्ट्स में या जो पानी ऐड कर रहा है उसमें उसके बॉडी पार्ट्स में पड़ सकता है, और पड़ेगा तो कहीं भी स्किन पे वो पड़ेगा तो वो पूरा जल जाएगा। समझ रहे हो बात? वो चेहरे पे भी पड़ सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि वो स्प्लैश करेगा तो वो कहीं भी तो पड़ सकता है ना। तो इसलिए हम लोग अदर वे राउंड पहले ही प्रिकॉशन लिखा हुआ रहता है। कभी भी डाइल्यूशन करना है हमको तो क्या करना है हमेशा? ऑलवेज ऐड एसिड इन वाटर। वाटर, समझ रहे हो बात? यस। यस। डाइल्यूशन करने के लिए हमेशा हम लोग क्या प्रेफर करते हैं? एसिड इन वाटर या वाटर वाटर इन एसिड? Acid. Acid Acid in in water. एसिड इन वाटर, ठीक है। हमेशा हम लोग पानी पहले ले लेंगे, उसमें से ऊपर से धीरे धीरे एसिड ऐड करेंगे और स्लोली स्टीयर करते जाएंगे। एसिड को ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सारा एसिड डाल दिया, स्लोली एसिड ऐड किया जाता है और ये स्टीयर किया जाता है इसको, ठीक है। ये स्टीरर हम लोग लेते हैं जो कि उसको स्टीयर करते जाते हैं हम लोग धीरे धीरे। समझ आ रहा है बात? तो ये प्रोसेस होता है डाइल्यूशन का, हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है, और विगरस प्रोसेस है। तो अगर हम लोग उल्टा कर देंगे तो मतलब क्या कि पहले हम लोग नीचे एसिड ले लिया और ऊपर से वाटर ऐड करना है, तो वो कभी नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें चांसेस क्या है कि एसिड वहां से कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो है वो स्प्लैश कर सकता है और वो हमारे बॉडी पार्ट्स पे पड़ सकता है और बहुत ही ज्यादा वो हार्मफुल हो सकता है, ठीक है, हमारे स्किन के लिए। समझ रहे हो? यस सर। तो ये रीजन होता है या ये प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं डाइल्यूशन के लिए, डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. तो ये हो गया डाइल्यूट एसिड को देखोगे इसको, हेलो, डाइल्यूट एसिड को DIL से रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड को CONC, कॉन्सेंट्रेटेड ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लो। देखो दो हेलो, यस सर। हाँ लिख लिया इसको। यस सर। चलो, तो ये हो गया डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और क्लासिफिकेशन बच गया है, क्लासिफिकेशन 3। ये है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन 3 ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। तुम लोग बेसिसिटी पढ़े हो? एसिड के टर्म में हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं बेसिसिटी, पढ़े हो या नहीं? सुने हो बेसिसिटी? नो सर। कोई भी नहीं सुना है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड नहीं सुने हो? कोई भी बताओ तो। हेलो, चलो, बेसिसिटी एक्चुअली होता क्या है ना कि एसिड के डेफिनेशन में तुम लोग को बताया गया है कि एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे तो H प्लस आयन वो रिलीज करेगा। तो कितने नंबर ऑफ H प्लस आयंस वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, नंबर ऑफ H प्लस आयंस जितना वो प्रोड्यूस करेगा वही उसका बेसिसिटी होता है।
अगर मान लो कोई भी एसिड का एक्वा सॉल्यूशन बनाने से एक मॉलिक्यूल अगर ले रहे हैं उसका हम लोग और उससे एक H+ आयन प्रोड्यूस हो रहा है तो उस केस उस एसिड का बेसिसिटी हो गया 1। अगर वही एसिड हम लोग उस एसिड का 1 मॉलिक्यूल लेने पे 2 H+ आयन प्रोड्यूस हो रहा है तो बेसिसिटी हो गया 2। अगर एक मॉलिक्यूल एसिड लेने पे 3 H+ आयन मिल रहा है तो बेसिसिटी हो गया 3। समझ रहे हो बात? तो हम लोग बेसिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं द नंबर ऑफ H+ आयंस प्रोड्यूस्ड, या फिर ऐसे लिख लो नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H+ आयंस, आयोनाइजेबल H+ आयंस प्रोड्यूस्ड, या number of ionizable H+ ions present in one molecule of an acid is known as its basicity। तो किसी भी एसिड का बेसिसिटी क्या होगा? कितने नंबर ऑफ आयनाइजेबल H+ आयंस उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, या कितने नंबर ऑफ H+ आयंस वो प्रोड्यूस करता है एक्वा सॉल्यूशन बनाने पे, कितने नंबर ऑफ H+ आयंस प्रोड्यूस करता है वो, तो उसको हम लोग बेसिसिटी बोलते हैं। तो इसके बेसिस पे जनरली हम लोग 3 टाइप का एसिड डिफाइन करते हैं। पहला होता है मोनोबेसिक एसिड, ठीक है, फर्स्ट है मोनोबेसिक एसिड। तो मोनोबेसिक एसिड नाम से ही पता चल रहा होगा, इसका अगर एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे तो कितने नंबर ऑफ H+ आयंस मिलेंगे, ये बताओ। सर 1। 1। तो अगर मोनोबेसिक एसिड वैसा एसिड हो गया जिसका एक मॉलिक्यूल, अगर हम लोग उसके एक्वा सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं 1 मॉलिक्यूल का, तो एक H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो एसिड विच ठीक है, हम लोग ऐसे ऐसे लिख लो, मोनोबेसिक एसिड को हम लोग बोलेंगे कि गिव्स 1 H+ आयंस in its aqueous solution, aqueous solution, ठीक है, by one molecule of an acid। तो एसिड का 1 मॉलिक्यूल अगर लोगे तो अगर वो एक H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम लोग मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। तो मोनोबेसिक एसिड वैसा एसिड हो गया जो कि एक H+ आयंस अपने एक्वस सॉल्यूशन में दे रहा है बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। बात समझ आया? तो मोनोबेसिक एसिड का एग्जांपल बता सकते हो तुम लोग, वैसा एसिड जिसका एक मॉलिक्यूल लेने पे एक H+ आयन मिले हमको। एग्जांपल बताओ यार, इतने सारे एसिड्स पता है। HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मोनोबेसिक एसिड है ना। इसका एक्वा सॉल्यूशन अगर प्रोड्यूस करोगे तो इसका 1 मॉलिक्यूल जो है एक H+ आयन प्रोड्यूस करेगा और प्लस Cl-। तो ये हो गया हमारा मोनोबेसिक एसिड। HNO3 हो गया, ये भी हमारा मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है। तो जिनका 1 मॉलिक्यूल लेने पे वो एक H+ आयन प्रोड्यूस करता है, नंबर ऑफ आयनाइजेबल H+ आयंस जो है इसमें 1 है, ठीक है। तो इस टाइप के एसिड को बोलते हैं हम लोग मोनोबेसिक एसिड। दूसरा डाइबेसिक एसिड बताओ तो, सेकंड डाइबेसिक एसिड। तो डाइबेसिक एसिड का मतलब क्या हुआ कि अगर 1 मॉलिक्यूल एसिड का लोगे तो कितने H+ आयंस प्रोवाइड करेगा वो? 2। 2, गिव्स 2 H+ आयंस इन इट्स एक्वा सॉल्यूशन। तो ये H2SO4 हो गया, ठीक है। H2SO4 जो है, H2SO4 का अगर एक्वा सॉल्यूशन तुम बनाओगे तो यहाँ पे देखोगे ये
2H प्लस दे रहा है, 2H प्लस एक्वस और प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है, सल्फेट आयन तो देगा ही, और प्लस 2 H प्लस आयन्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसको हम लोग डाई बेसिक एसिड बोलते हैं। मोनोबेसिक हो गया, डाई बेसिक हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड जो हो गया ये डाई बेसिक एसिड का एग्जांपल है, ठीक है, समझ रहे हो बात ना। Yes, sir. तीसरा होता है ट्राई बेसिक एसिड। तो ये डाई बेसिक एसिड जो है ना एक्चुअली 2 स्टेप में होता है, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर इसको हम लोग तोड़ रहे हैं तो ये 2 स्टेप में इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में एक H प्लस आयन प्रोड्यूस किया, ठीक है, और एक H प्लस आयन जैसे ही निकलेगा इससे तो उसके बाद क्या बच जाएगा, HSO4 माइनस, यही बचेगा ना, देखो तो एक H प्लस रिलीज करने के बाद क्या बचेगा, एक HSO4 माइनस बचेगा। Yes, sir. Yes, sir. ये फर्स्ट स्टेप में हुआ। सेकंड स्टेप में ये क्या होगा, HSO4 माइनस एक्वस, ये एक और H प्लस आयन लूज कर सकता है, तो एक और H प्लस यहाँ से निकल गया और प्लस ये बना लिया SO4 2 माइनस, ठीक है, एक्वस। तो ये हो गया हमारा डाई बेसिक एसिड का डिसोसिएशन, मतलब 2 स्टेप में ये पॉसिबल है, ठीक है। और तीसरा जो होता है हमारा ये है ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई बेसिक एसिड हम लोग किसको बोलेंगे, Give 3H plus. Give 3H plus. gives 3H plus ions in its aqueous solution। ठीक है, तो इसमें कौन सा एग्जांपल आ जाएगा बताओ। H3PO4, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड जो एक ट्राई बेसिक एसिड है, ठीक है, मतलब इसका जब एक्वस सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे तो 3 H प्लस आयंस हमको मिलेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H3PO4 एक्वस, तो ये देखोगे 3H प्लस एक्वस, डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस PO4 3 माइनस एक्वस, ठीक है। अब लेकिन इसको हम लोग एक्चुअली ये 3 स्टेप में डिसोसिएट होता है, 3 स्टेप में ये आयनाइज हो रहा है, तो इसको हम लोग 3 स्टेप में कर सकते हैं। H3PO4 जो फर्स्ट स्टेप में एक H प्लस अगर ये रिलीज किया तो उसके बाद क्या बचेगा ये बताओ तो। अगर पहले बार में एक H प्लस निकला फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद क्या बचेगा, H प्लस निकलने के बाद H2PO. H2PO4 माइनस, यही तो बचेगा। yes sir, फिर सेकंड स्टेप में क्या आएगा, H2PO4 माइनस एक्वस, फिर एक और H प्लस ये लूज करेगा, ठीक है, और उसके बाद क्या बचेगा, HPO4 माइनस 2 होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस चार्ज था, एक और H प्लस निकला तो एक और माइनस चार्ज आ जाएगा, आएगा या नहीं, 2 माइनस, समझ रहे हो बात। Yes, sir. उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा, HPO4 2 माइनस, ये एक और H प्लस आयंस लूज कर सकता है, तो एक और H प्लस आयन ये लूज किया और ये क्या बनाया, PO4 अब 3 माइनस हो गया, जो कि फॉस्फेट आयन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इन तीनों को जब ऐड करोगे, ये 3 स्टेप में है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, इन तीनों को जब ऐड करोगे तो नंबर ऑफ H प्लस आयंस हमको कितने मिलेंगे, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ H प्लस, 3 मिल रहे हैं, तो 3H प्लस, तो एक मॉलिक्यूल इसका H3PO4 का तो हम लोग सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल ही लिए ना, बोलो, तो सिंगल मॉलिक्यूल H3PO4 लेने के बाद हमको कितने H प्लस आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये 3 H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब उस एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा एसिड है वो, ट्राई बेसिक एसिड। इसका बेसिसिटी कितना हो गया, बेसिसिटी 3 हो गया, तो ट्राई बेसिक एसिड में बेसिसिटी 3 होता है, डाई बेसिक एसिड में बेसिसिटी कितना होगा, बेसिसिटी क्या होगा डाई बेसिक 2, और मोनोबेसिक एसिड में बेसिसिटी क्या होगा, 1.
1. 1। तो ये होता है बेसिसिटी का डेफिनेशन कि कितने नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयंस वो प्रोड्यूस कर सकता है एक्व सॉल्यूशन अगर हम लोग बनाए फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। एसिड का एक मॉलिक्यूल से कितने H प्लस आयंस हमको मिल सकते हैं, उसको हम लोग बेसिसिटी बोलते हैं। और उसके बेसिस पे हम लोग 3 टाइप के एसिड क्लासिफाई कर सकते हैं, मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। समझ आ गया? ये सारा एसिड्स का क्लासिफिकेशन था। देख लो एक बार, हम लोग एसिड्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किए। सबसे पहला दिन ये लिख चुके हो तुम लोग, लिखे हो? Yes. Yes, sir. तो एसिड्स को हम लोग 3 टाइप्स में क्लासिफाई किए अभी तक। पहला जो क्लासिफिकेशन था वो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स था या ओरिजिन था, कहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है। तो पहला हम लोग देखे थे, एक नेचुरल सोर्सेस होता है, नेचुरल एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, और दूसरा होता है मिनरल एसिड जो कि मैन मेड होता है। तो पहला क्लासिफिकेशन वो था। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या था ये बताओ? Strength. स्ट्रेंथ के बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, एक वीक एसिड था। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो नियरली कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा था, और वीक एसिड जो है वो पार्शियल आयोनाइजेशन। ठीक है। उसके बाद हम लोग बेसिसिटी के बेसिस पे किए। एसिड्स केस में हम लोग बेसिसिटी की बात करते हैं। ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयंस वो प्रोड्यूस कर सकता है अगर उस एसिड का हम लोग वन मॉलिक्यूल लें, तो उसको हम लोग बेसिसिटी बोलते हैं। ठीक है। बोलो। Yes, sir. यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? No, sir. कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ जल्दी। दिक्कत है क्या? No, no, sir. No, Sir. no. यहाँ तक लिख लियो तुम लोग सब? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो चलो, तो आज हम इतना ही रखते हैं इसमें। और तुम लोग को कोई डाउट अगर है तो पूछ लो। तबीयत ठीक नहीं लग रहा है मेरा, अगर डाउट है तो पूछो कुछ प्रीवियस चैप्टर का। तुम लोग को बनाया हो ना क्वेश्चंस? Yes, sir. तो अगर कुछ डाउट है फर्स्ट चैप्टर से तो वो पूछ सकते हो, पूछ लो 5-10 मिनट जो भी है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम बेस का स्टार्ट करेंगे, या फिर एसिड्स का ही केमिकल रिएक्शंस वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। पूछ लो आज कुछ पूछना है और तो। फर्स्ट चैप्टर का अगर कोई डाउट है किसी को, बनाए होगे क्वेश्चंस, तो पूछ सकते हो। बनाए होगे तो डाउट तो होगा ही, कोई कुछ पूछता क्यों नहीं है? सब लोग बना लिए हो क्वेश्चंस? फर्स्ट चैप्टर Yes, कंप्लीट है sir. सब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सारा कुछ बन गया तुम लोगों से, कोई डाउट नहीं आता है। No, sir. कहीं कोई डाउट ही नहीं है? बुकलेट बना लिए तुम लोग? बुकलेट के Yes, sir. क्वेश्चंस Yes, sir. Yes, sir. उसमें भी दिक्कत नहीं आया? No, sir. No, sir. अरे sir. तुम लोग मतलब ऐसा क्या पढ़ लिए जो डाउट ही नहीं आ रहा है? हम्म सर एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो। सर जो मतलब कलर चेंज का जो होता है हाँ, केमिकल इक्वेशन में, रिएक्शन में, तो सर वो कलर चेंज होता कैसे है? होता कैसे मतलब अलग अलग सब्सटेंस का तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है ना। हर अब सारे सब्सटेंस कलर्ड थोड़ी होते हैं, कुछ कुछ का प्रॉपर्टीज होता है। अब कोई भी सॉल्ट है तो उसका कलर तो स्पेसिफिक होगा ना, जैसे CuSO4 है तो उसका कलर फिक्स है कि वो ब्लू कलर का ही होगा। लेकिन जैसे उसका Fe के साथ रिएक्शन हो गया तो वो सब्सटेंस चेंज हो गया FeSO4 में ना, रिएक्शन हुआ तो वो FeSO4 बन गया ना। यस और नो? यस सर।
तो FeSO4 बना, तो FeSO4 के सॉल्यूशन का कलर फिक्स है कि उसका कलर ग्रीन होता है, तो वहां से कलर चेंज हो, कंपाउंड्स नया बन गया ना वहां पे। तो नया कंपाउंड बन गया तो जो कंपाउंड फॉर्म हुआ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कलर मिलेगा ना हमको। तो FeSO4 बनने की वजह से उसका कलर जो है वो ग्रीन हो गया। समझ रहे हो बात? अगर वो हाँ सर। अगर वो केमिकल रिएक्शन नहीं होता तो कलर चेंज नहीं होता। तो वहां पे बिल्कुल नया सब्सटेंस मिला हमको FeSO4, जिसका कैरेक्टरिस्टिक कलर क्या होता है, सॉल्यूशन में उसका कलर ग्रीन होगा, ग्रीन कलर का वो क्रिस्टल होता है, तो इसलिए वो कलर चेंज हुआ। समझ रहे हो? हाँ सर। चलो और कुछ? हेलो, और किसी को कुछ पूछना है? बोलो। फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड और कोई क्वेरी है किसी को भी? No, sir. उज्जवल, प्रकाश, नो सर। आर्यन, नो सर। कोई डाउट नहीं है। और कौन है? आकाश आनंद, ये तो लास्ट क्लास कर ही नहीं रहा था। आकाश, Yes, sir. अटेंड किए थे तुम लास्ट क्लास? Yes, sir. कोई डाउट नहीं है? अभी तक तो नहीं सर। ठीक है तब चलो, तो फिर इस चैप्टर का नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आगे का पार्ट। ठीक है, Yes, sir. चलो एंड कर रहे हैं फिर। ठीक है। Yes.